Good morning and Assalamu alaikum. Hope so you will be fine. निमरा बेटा बाकी लोगों को टेक्स्ट कर दे जल्दी से ऑनलाइन हो जाए. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू हार्ट फेलियर. Okay. So what is heart failure? Can anybody define what is heart failure? Walaikum assalam, fine beta. Very good afternoon, very good morning. Okay, when heart is unable to pump blood और मेंटेन कार्डियोकोलर फिल्म. ओके, ठीक है. इसके अलावा हमने क्रोनिक और एक्यूट हार्ट फेलियर के बारे में डिस्कस किया था. वो क्या होता है बेटा? एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. Fine, Sarah, what's about you, beta? Very good morning. So acute और chronic heart failure में क्या डिफरेंस है बेटा? Okay, well, good. So heart failure and chronic heart failure, acute heart failure के रिलेटेड किसी को इतना नहीं पता. टेस्ट में बिजी थे आप लोग, रिपीट ही नहीं किया. ओके, शुभाना बेटा आप क्या कह रही हैं? एक शॉर्ट सा रिव्यू मैंने कहा था कि एक शॉर्ट सा रिव्यू क्रोनिक हार्ट फेलियर और एक्यूट हार्ट फेलियर कर लेते हैं. अच्छा, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या थी? हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. नेहा की क्लासिफिकेशन और AHA की क्लासिफिकेशन, वर्किंग सडनली इन हार्ट. ओके, ठीक है. वालेकुम अस्सलाम रबिया बेटा. वेल, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नेहा की क्लासिफिकेशन एंड AHA की क्लासिफिकेशन ऑलरेडी UHS में आ चुकी है. सो बी केयरफुल. ठीक है, तो हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए थे. क्या एनीबॉडी नोज के व्हाट आर दीज 3 फैक्टर्स? इटियोलॉजी के अंदर हमने 3 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे. और वो 3 फैक्टर्स क्या थे? किसी ने नहीं पढ़ा था?
ओके वेल हमारा डेवलपिंग ग्रेजुअली कंपल्सरी चेंजेस में टेक प्लेस। ओके वेल ठीक है, गुड शोभाना, एग्जैक्टली यू आर राइट। और ये 3 फैक्टर्स जो हमने डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी, वन वाज इंट्रिंसिक पंप फेलियर हो सकता है, दूसरा हमने कहा था कि वर्कलोड हार्ट के ऊपर इंक्रीज हो सकता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट हमने चैम्बर्स के बारे में डिस्कस किया था कि चैम्बर की फीलिंग इम्पेयर्ड हो सकती है। इंट्रिंसिक पंप फेलियर क्या होता है? इंट्रिंसिक पंप फेलियर में हमने क्या डिस्कस किया था? कौन सी ऐसी कंडीशन होती है दैट विल लीड टू इंट्रिंसिक ओके एक्यूट हार्ट फेलियर अकर्स वेरी सडनली शुड बी कंसीडर्ड इमरजेंसी। ओके हमारा वेल ठीक है, इंट्रिंसिक क्या प्रॉब्लम था? ओके बेटा आप लोग इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा कि इंट्रिंसिक क्या प्रॉब्लम था, एंड इंस्टेड ऑफ दैट वर्कलोड कैसे इंक्रीज होता है, जिसके अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, वन वाज इंक्रीज प्रेशर लोड और दूसरा हमने वॉल्यूम लोड के बारे में बात की थी कि प्रेशर लोड और वॉल्यूम लोड दोनों मिलके वर्कलोड बढ़ा रहे होते हैं, पंप फेलियर हो रहा होता है। तीसरा कार्डियक चैम्बर्स की फीलिंग इम्पेयर्ड हो जाती है। ओके और दैट आर अगेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, etiological फैक्टर्स ऑफ हार्ट फेलियर। इसके अलावा एक्यूट और क्रोनिक हार्ट फेलियर के बारे में हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड हार्ट फेलियर हमने डिस्कस कर लिया था, और आज हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है, और हमने ये डायग्राम भी डिस्कस की थी। वेल ये डायग्राम आप लोगों ने देखी थी कि पल्मोनरी कंजेशन और एडिमा हो रहा होता है लेफ्ट हार्ट फेलियर में, और राइट हार्ट फेलियर ये कोर पल्मोनल, जिसके अंदर सिस्टेमिक वेनस कंजेशन और पेरिफेरल एडिमा हो रहा होता है। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ओके आज हम डिस्कस करते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। व्हाट यू नो अबाउट द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हार्ट फेलियर? आपको क्या लगता है कि फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है? अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट होता है, एक लाइन में जाता है। व्हाट डू यू से कि इट इज ए फॉरवर्ड और इट इज ए बैकवर्ड? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया, कंट्रैक्ट करने के बाद उसने ब्लड को भेजा एओर्टा के अंदर टू मेंटेन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसके बाद ये जाता है कैपिटरी एंड तक, कैपिटरी एंड तक जाने के बाद ये अगेन ऑनकोर्टिक प्रेशर इसको ड्रेन कर देता है इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अगेन ये आने के बाद राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर ड्रेन होता है। तो इसमें आप ये बताइएगा कि फॉरवर्ड क्या है और बैकवर्ड क्या है? ओके फॉरवर्ड में ये हो गया सारा, तो बैकवर्ड क्या होता है बेटा? हाँ ओके ठीक है, फॉरवर्ड राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। फॉरवर्ड फेलियर में बेटा ये होता है, किसने क्या कहा, फॉरवर्ड में हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड टू दी। ओके बेटा फॉरवर्ड एग्जैक्टली आप लोग सही कह रहे हैं कि जो फॉरवर्ड फेलियर होता है और बैकवर्ड फेलियर होता है। बेटा जो बैकवर्ड फेलियर होता है हमेशा यही याद रखिएगा कि अगर वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करना होता है, अगर वेंट्रिकल से ब्लड पंप नहीं कर सकेगा तो उसके रिजल्ट में ब्लड वापस आना शुरू हो जाएगा, वापस ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाती है, उसको कहा जाता है बैकवर्ड फेलियर। और फॉरवर्ड फेलियर में ये होता है कि जो परफियन है वो एडिक्वेट नहीं होती। हाँ ओके बेटा मैं बता देता हूँ बैकवर्ड का, डोंट बी वरी। मैंने भी ये बताया कि फॉरवर्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर के अंदर कि ब्लड जो हार्ट है वो पंप नहीं कर सकता,
ताकि जो मेटाबॉलिक नीड्स है, ये डिमांड्स है, उसको फुलफिल किया जा सके। उसको कहा जाता है फॉरवर्ड फेलियर। बैकवर्ड फेलियर में ये होता है कि जब वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप ही नहीं कर सकते, तो जब वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप नहीं करेंगे तो ब्लड पीछे अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, पुलिंग ऑफ ब्लड होना शुरू हो जाती है। Okay, well, Shivana said कि cardiac failure problem is an adequate cardiac output dilution of ischemia. Okay, well, Shivana is active participant. Very good, beta. और बैकवर्ड हार्ट फेलियर occurs when the ventricle. Okay, नफीसा, exactly you are right कि जब वेंट्रिकल्स ब्लड को आगे इजेक्ट नहीं कर सकते तो उसकी वजह से वेंट्रिकल्स फिल तो हो रहे होते हैं लेकिन पंप नहीं कर सकते। पंप ना होने की वजह से ब्लड बैकवर्ड अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, वीन्स के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसलिए वेनस कंजेशन भी हो सकती है, वेनस कंजेशन होएगी, लंग्स कंजेशन एग्जैक्टली हो रही होती है बेटा वेनस सिस्टम के अंदर। एग्जैक्टली शुभाना, यू आर राइट। तो उस कंडीशन को कहा जाता है कि बैकवर्ड फेलियर, लाइक रिगर्गिटेशंस एग्जैक्टली हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको एक माइंड में एक चीज़ आ गई कि फॉरवर्ड फेलियर और बैकवर्ड फेलियर क्या होता है। अगर एक नॉर्मली सर्कुलेशन को देखा जाए तो हार्ट जितना भी ब्लड आ रहा होता है उसको पंप कर रहा होता है टू मेंटेन अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन या टू मेंटेन अ कार्डियक आउटपुट। तो टोटल डिपेंड कर रहा होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर। इफ देयर इज ए लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी या इफ देयर इज ए प्रॉब्लम इन द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, व्हेन हार्ट इज अनएबल टू पंप ऑल द ब्लड, तो वो ब्लड अगेन कहाँ पे जाएगा, बैक फ्लो की वजह से वेन्स के अंदर अकमुलेट हो जाएगा, वेन्स की डायलिटेशन होना शुरू हो जाएगी, पुलिंग ऑफ ब्लड होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन को कह रहे होते हैं कि बैकवर्ड फेलियर है। ओके, तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई है कि हार्ट फेलियर, बैकवर्ड फेलियर और फॉरवर्ड फेलियर क्या होता है। ओके, इसके अलावा एक और भी होता है सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक ब्लड, सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है उसके अंदर बेटा हमेशा याद रखिएगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो कंट्रैक्ट ही नहीं करता नॉर्मली। जब वेंट्रिकल नॉर्मली कंट्रैक्ट नहीं करेगा तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कि ब्लड के अंदर जो कंट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा होता है वो मेंटेन नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। और दूसरा होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में ये होता है कि वेंट्रिकल्स स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। जो वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट है वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर रिलैक्सेशन नहीं होती। जब रिलैक्सेशन नहीं होगी तो उसको कहा जाता है डायस्टोलिक फेलियर। तो ये भी याद रखिएगा कि फॉरवर्ड फेलियर और बैकवर्ड फेलियर, और दूसरा है सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक फेलियर। सिस्टोलिक फेलियर के अंदर हमेशा याद रखना है कि आपने जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी कंट्रैक्टिलिटी के अंदर प्रॉब्लम आएगा कि नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट नहीं करेगा तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन को मेंटेन नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन को कहा जाता है सिस्टोलिक फेलियर। और डायस्टोलिक फेलियर के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, तो बेसिकली जब डायस्टोलिक होता है, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, तो उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल के चैम्बर्स हैं या लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फीलिंग एग्जैक्टिव फीलिंग के ऊपर भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन स्टिफनेस ऑफ वेंट्रिकल होना शुरू हो जाती है, उसको कंडीशन को कहा जाता है डायस्टोलिक फेलियर। ओके, तो एक शॉर्ट सा रिव्यू हमारा एक मेरा ख्याल अच्छा रहा है कि फॉरवर्ड फेलियर और बैकवर्ड फेलियर और डायस्टोलिक वर्सेस सिस्टोलिक फेलियर। ओके, लेट्स मूव to backward failure. According to this concept, either the ventricle fail to eject the blood normally, okay, अब resulting in end diastolic volume in the ventricle and increase in the volume and pressure in the atrium, which is transmitted backward producing elevated pressure in the veins. ओके, हमेशा याद रखिएगा कि आपका ब्लड ट्रेन हो रहा होता है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के अंदर। एग्जैक्टली राबिया बेटा, स्टिफनेस ऑफ मसल्स ऑफ यू आर राइट डायस्टोलिक फेलियर के अंदर। ओके, एक नॉर्मल अगर सर्कुलेशन की बात करते हैं तो आपका टोटल वेनस रिटर्न राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन करता है। अब राइट एट्रियम से ब्लड आगे जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये एक नॉर्मल पाथवे है। अगर हम ये कह देते हैं कि भाई कोई भी एक चैम्बर जो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा, नॉर्मली ब्लड इजेक्ट नहीं कर रहा, अगर सपोज ये कह देते हैं कि राइट एट्रियम ही प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से जो पीछे ब्लड आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेनस रिटर्न दैट इज नॉट इजेक्टेड इनटू द नेक्स्ट चैम्बर।
जब नेक्स्ट चैम्बर में नहीं जाएगा, पिछला चैम्बर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, तो उसकी वजह से जो वेन्स के अंदर ब्लड है वो वहाँ पे प्रेशर एलिवेट होना शुरू हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वेनस कंजेशन होना शुरू हो जाएगी और एडीमा होना शुरू हो जाएगा, पेरिफेरल एडीमा होना शुरू हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बैकवर्ड फेलियर के अंदर वेनस कंजेशन कॉमन होती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है और उसके रिजल्ट में पेरिफेरल एडीमा कॉमन होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि बैकवर्ड फेलियर। और बैकवर्ड फेलियर अगेन कि वेंट्रिकल्स इज अनएबल या फेल टू इजेक्ट द ब्लड नॉर्मली, और उसके रिजल्ट में होगा क्या कि एंडायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, और जैसे ही एंडायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और ये प्रेशर्स आगे ट्रांसमिट नहीं होता। जब ट्रांसमिट नहीं होगा तो जो ब्लड वेनस रिटर्न की फॉर्म में एट्रियम के अंदर ड्रेन हो रहा होता है वो ड्रेन नहीं हो सकता, इसकी वजह से पूलिंग ऑफ ब्लड होना शुरू हो जाती है, ये वेनस कंजेशन होना शुरू हो जाती है, ये वेनस रिकर्विटेशन होना शुरू हो जाती है, ये वेनस डायलेटेट होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को कहा जाता है बैकवर्ड फेलियर। ओके, दूसरा होता है फॉरवर्ड फेलियर। फॉरवर्ड फेलियर के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि हार्ट के जो चैम्बर्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो ब्लड को इजेक्ट नहीं कर सकता। जब ब्लड इजेक्ट नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी। अब जैसे ही कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी तो जो ब्लड रीनल सिस्टम को जा रहा होता है, रीनल सिस्टम को एक स्पेसिफिक कार्डियक आउटपुट चाहिए, वो मेंटेन नहीं होगी। अब जब रीनल सिस्टम को कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी तो वो रास सिस्टम की एक्टिवेशन करवा देता है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ही कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होएगी फॉरवर्ड फेलियर से, रीनल सिस्टम एक्टिवेशन हो जाएगी, रीनल सिस्टम एक्टिवेशन होगी, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, एडीएच रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये क्या करता है, ये फेलियर को वर्स करना शुरू कर देता है, सोडियम और वाटर को रिटेन करना शुरू कर देते हैं। अब जितना सोडियम और वाटर रिटेन होएगा उतना चैम्बर्स के ऊपर, उतना वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, और जैसे प्रेशर डालेगा उस कंडीशन को हमने कहा था कि हार्ट फेलियर हो जाता है, जिसके अंदर हार्ट इज अनएबल टू पंप द ब्लड और you maintain the cardiac output to meet the metabolic demands या to meet the metabolic needs of the body। ओके, तो गॉट इट कि फॉरवर्ड फेलियर और बैकवर्ड फेलियर के अंदर क्या डिफरेंस है कि फॉरवर्ड फेलियर में क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट नहीं कर सकेगा तो उसके रिजल्ट में ब्लड टुवर्ड द टिश्यू रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होने के रिजल्ट में रीनल परफियन कम होएगी, और रीनल परफियन जैसे ही कम होएगी एल्डोस्टेरोन की एक्टिवेशन हो जाएगी। इसकी रीज़न क्या होगी, बेसिकली हार्ट किस वजह से पंप नहीं कर सकेगा, चेस्ट स्टिफनेस की वजह से। बेटा स्टिफनेस हम बात कर रहे थे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात कर रहे थे। अब जो फॉरवर्ड फेलियर है, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमने सर्टेन कंडीशंस पढ़ी हैं, लाइक कार्डियो मायोपैथी हो सकती है, कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, सर्टेन कंडीशंस हो सकती हैं। हमने सिर्फ फॉरवर्ड फेलियर और बैकवर्ड फेलियर इस बेस पे कह रहे हैं कि जब चैम्बर्स के अंदर प्रॉब्लम आएगा, अगर स्टिफनेस हो जाती है तो उसको हम डायस्टोलिक फेलियर भी कह रहे हैं। अब नॉर्मली फीलिंग नहीं होगी। फॉरवर्ड फेलियर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हार्ट कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं करा सकेगा। ठीक है नफीसा बेटा, समझ आइए कि काज कोई भी हो सकती है, रीजन मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। वॉल्व्स का प्रॉब्लम हो सकता है बेटा, चैम्बर्स का प्रॉब्लम हो सकता है, कॉर्नी टेंडिनाई का प्रॉब्लम हो सकता है, कार्डियक मसल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी मसला हो सकता है जिस वजह से हार्ट फेल होना शुरू हो जाएगा। वेल ओके, तो का फॉरवर्ड फेलियर और बैकवर्ड फेलियर के अंदर कोई क्वेश्चंस। अब इसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म देखिएगा कि कार्डियक हाइपरट्रॉफी और डायलिटेशन, और ये हमने एक आगे स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर भी देखना है। In order to maintain normal cardiac outputs, however, compensatory mechanism play a role as under compensatory enlargement in the form of cardiac hypertrophy, cardiac dilatations are both। अब आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि जब वर्क लोड बढ़ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ओके अब नॉर्मली अगर कार्डियक आउटपुट हम देखें तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो सबसे आपका स्ट्रांगेस्ट चैम्बर हार्ट का चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल अपना साइज इंक्रीज करवाना शुरू कर देता है, कार्डियक डायलिटेशन या हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है।
इसके अलावा टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब हार्ट रेट क्यों इंक्रीज होता है बेसिकली, दैट इज ड्यू टू न्यूरो हार्मोनल सिस्टम, एक्टिवेशन ऑफ न्यूरो हार्मोनल सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से एग्जैक्टली एलवीएच हो जाता है बेटा सर, एग्जैक्टली एलवीएच हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को फोर्सफुली ब्लड को इंजेक्ट करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। अब जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन एक्सरसाइज कर रहा होता है, जिम ज्वाइन कर रहा होता है, तो रिपीटली जब वो मसल के ऊपर वर्क लोड इंक्रीज करता है तो उसके मसल के अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। सेम कंडीशन विद द हार्ट, सेम कंडीशन विद द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, जब उसको फोर्सफुली ब्लड को इंजेक्ट करना पड़ेगा तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन टैकीकार्डिया होता है। अब टैकीकार्डिया बेटा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो मेटाबॉलिक डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो रही होती, कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हुई तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, एग्जैक्टली रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाता है। ओके अब ये जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है ये बेसिकली न्यूरो हार्मोनल सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से होता है। उसके अंदर क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, एएनपी रिलीज होना शुरू हो जाएगा और रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगी। अब रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिवेशन वाटर, सोडियम और वाटर रिटेन होना शुरू हो जाएगा। एएनपी क्या करेगा, उसको ये लगेगा कि प्रेशर बढ़ा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर या हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ा हुआ है, एएनपी को रिलीज करवाओ। अब एएनपी क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज करेगा। अब जैसे एक दूसरे को एंटागोनाइज करेंगे तो उसके रिजल्ट में आपका हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। गॉट इट? ओके अब स्टार्लिंग लॉ क्या कहता था, स्टार्लिंग लॉ में हमने ये क्या कहा था कि जब लेंथ ऑफ कंट्रैक्शन आप बढ़ाते हैं, ये लेंथ ऑफ फिब्रस बढ़ाते हैं तो वो फोर्सफुली कंट्रैक्ट करते हैं और उतनी हमारी कार्डिक आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाती है। इसमें हमने एग्जांपल ली थी कि अगर हम एक रबड़ को खींचते हैं, उसकी लेंथ बढ़ाते हैं, जब उसको छोड़ते हैं तो वो फोर्सफुली एक दूसरे के एज को मीट करता है। सेम कंडीशन विद द स्प्रिंग। अब सेम स्टार्लिंग लॉ यही कहता है। अब स्टार्लिंग लॉ इसके हार्ट फेलियर के अकॉर्डिंग क्या कहता है, failing dilated heart in order to maintain cardiac performance, increase in myocardial contractility and thereby attempt to maintain the stroke volume। अब अगर नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली जैसे ही हार्ट के चैम्बर्स की नॉर्मल फिलिंग होती रहेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन होता रहेगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, हमने ये कहा था कि वेंट्रिकल से पर बीट जितना ब्लड इजेक्ट होता है दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर नॉर्मली नॉर्मली मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी भी ठीक रहेगी और जो फिलिंग ऑफ चैम्बर्स है वो भी ठीक रहेगी तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। लेकिन ये मेंटेन कब होएगा, जब सार्कोमेयर्स प्रॉपरली हार्ट के अंदर डायलेट होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू लेंथ। लेकिन अगर किसी वजह से डायलिटेशन डिक्रीज हो जाती है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है, तो उसके रिजल्ट में जो फिलिंग ऑफ चैम्बर्स है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब फिलिंग ऑफ चैम्बर रिड्यूस होएगी, आपकी कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं होएगी, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन नहीं होगा, जिसकी वजह से कार्डिक फेलियर होना शुरू हो जाता है और एट द एंड आपका हार्ट के मसल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। ओके अब इसको पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टार्लिंग लॉ ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, द failing dilated heart in order to maintain cardiac performance, increase the myocardial contractility and thereby attempt to maintain stroke volume. Okay, and this is achieved by increasing the length of sarcomeres in dilated heart, and ultimately, however, dilatation increases the force of contraction and leads to residual volume in the cardiac chambers, causing volume overload resulting in cardiac failure and death. Okay, अब इसने भी यही कहा बेटा कि अगर डायलिटेशन जब हो जाएगी ना तो डायलिटेशन की वजह से जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। अब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन रिड्यूस होगी, रेजिडुअल वॉल्यूम कार्डिक चैम्बर्स के अंदर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। पीछे वॉल्यूम ओवरलोड पड़ा है, वॉल्यूम ओवरलोड हुआ है क्योंकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म ने वॉल्यूम ओवरलोड कर दिया है, हार्ट पंप नहीं कर सकता। जब हार्ट पंप नहीं कर सकेगा ना तो अल्टीमेटली उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कार्डिक फेलियर। और अगर रिपीटेडली हार्ट के ऊपर वर्कलोड पड़ता जाएगा तो हार्ट के मसल की डेथ होना शुरू हो जाती है। अब ये डायग्राम है, इसमें देखिएगा कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स क्या करते हैं और राइट वेंट्रिकल फेलियर कैसे होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर कैसे होता है।
ओके 1 मिनट ले लें, 1 मिनट में आप लोगों ने इसको देखना है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है। बेसिकली कंपनसेटरी मैकेनिज्म कार्डियक फेलियर के अंदर कैसे कंपनसेट करती हैं। सारा बेटा मैं अभी बता देता हूँ आपको डायलिटेशन क्या होती है। ये इस डायग्राम के अंदर बेटा आपको बता देता हूँ कि डायलिटेशन कैसे होगी डॉट पी वाली। और ये वो डायग्राम है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। ओके देख लिया। अब आते हैं वापस। अब देखिएगा राइट मिड में लिखा हुआ है कंपनसेटरी मैकेनिज्म राइट वेंट्रिकल फेलियर है। राइट वेंट्रिकल फेलियर, पोल पल्मोनर, राइट साइडेड वेल्वुलर डिसीज, राइट साइडेड मायोकार्डियल डिसीज एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये वजह हो सकती हैं जिस वजह से राइट वेंट्रिकल फेलियर होएगा। अगर सेम कंडीशन लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, वेलुलर हार्ट डिजीज हो सकती है, ये रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ओके, अब इसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेशन होती है। कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी एंड डायलिटेशन बेटा इसलिए होएगी कि जैसे ही चाहे राइट वेंट्रिकल फेलियर है या लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है, तो उसके रिजल्ट में मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, हार्ट के ऊपर वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, लेकिन स्ट्रेचिंग रिड्यूस हो जाती है। जिस तरह फ्रैंकलिन ने ये कहा था कि मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी बढ़ा देती हैं। वो बढ़ाने के पीछे वजह क्या है कि आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्टिलिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्टिलिटी बढ़ी हुई है, साथ में वर्कलोड बढ़ गया है। अब वर्कलोड जैसे ही बढ़ेगा तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा, जिस तरह आप रबड़ को काफ़ी टाइम के लिए खींच के रखते हैं या रिपीटेडली खींचते रहते हैं, तो उसके अंदर इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है, वो डायलेट हो जाती है। सेम कंडीशन विद द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, सेम कंडीशन विद द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, तो उसके अंदर डायलिटेशन और हाइपरट्रॉफी सेम टाइम पे होना शुरू हो जाएगी। दूसरा साथ में क्या होगा कि जब रीनल परफ्यूजन डिक्रीज होती है, रीनल परफ्यूजन डिक्रीज होने के रिजल्ट में रास सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है, सोडियम और वाटर रिटेन होएगा। जैसे सोडियम और वाटर रिटेन होता है, ये अगेन आपके मायोकार्डियम के ऊपर प्रेशर डालता है, स्ट्रेस इंड्यूस करता है, और स्ट्रेस जैसे ही इंड्यूस्ड होएगी तो अल्टीमेटली क्या होएगा कि आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि एपिनेफ्रिन और नारएपिनेफ्रिन रिलीज होना शुरू हो जाती है और एएनपी रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब एएनपी और नारएपिनेफ्रिन ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया काज करना शुरू कर देते हैं। अब टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया किस वजह से हो रहा है? न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है। तो दोनों मिलके, एक सोडियम और वाटर रिटेन हो रहा है, दूसरा रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया है। अब ये दोनों मिलके मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट के ऊपर स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं। जैसे स्ट्रेस इंड्यूस होगी तो दैट इज लीडिंग कॉज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर।
ओके, तो इस डायग्राम की समझ आइए। वेल, कार्डिक हाइपरट्रॉफी क्या है, कार्डिक हाइपरट्रॉफी कैसे होगी। अब हमने पहले 3 फैक्टर्स पढ़े थे। इंट्रिंसिक पंप फेलियर के बारे में हमने डिस्कस किया था। दूसरा हमने कंट्रैक्टिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने चैम्बर्स की फिलिंग के बारे में डिस्कस किया था कि इम्पेयर्ड अगर चैम्बर प्रॉपरली फिल नहीं हो रहे या कंट्रक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, ये इंट्रिंसिक पंप फेलियर के अंदर प्रॉब्लम है। 3 फैक्टर्स आपको याद है। पहला हमने ये कहा था कि बेटा इंट्रिंसिक पंप फेलियर है, उसमें हमने मल्टीपल काजेज लिखी थी। लाइक हमने मायोकार्डाइटिस कहा था, हमने कार्डियोमायोपैथी कहा था, इसके अलावा हमने एटीरियल फिब्रिलेशन और फ्लटर के बारे में डिस्कस किया था। दूसरा में हमने ये कहा था कि इंक्रीज वर्कलोड ऑन द हार्ट है, उसके पीछे हमने 2 वजह को डिस्कस किया था। वन वाज के इंक्रीज प्रेशर लोड हुआ है, प्रेशर लोड अगर बढ़ गया है, जिसमें हमने ये कहा था कि हो सकता है कि सिस्टेमिक या पल्मोनरी एटीरियल प्रेशर इंक्रीज हो गया है, या वेल्वुलर कोई डिजीज है लाइक मिट्रल स्टेनोसिस है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, ये पल्मोनिक स्टेनोसिस है, ये एयरटोक स्टेनोसिस है। तीसरा हमने कहा था कि कोई CLD कंडीशन हो सकती है, क्रोनिक लंग डिजीज हो सकती है, और वॉल्यूम लोड के अंदर हमने ये कहा था कि थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकती है, एवी शंटिंग हो सकती है, हाइपोक्सिया ड्यू टू लंग डिजीज हो सकता है, वेलुलर इनसफिशिएंसी हो सकती है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये वर्कलोड ऑन द हार्ट इंक्रीज करते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किया था कि अगर वेंट्रिकल्स की फीलिंग या कार्डिक चैम्बर्स की फीलिंग इंपेयर्ड हो गई है, जिसमें हमने कहा था कि कार्डिक टेम्पोनेट हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो सकती है, या कोई अदर फीलिंग इफ डिफेक्ट हो सकता है जिस वजह से हार्ट प्रॉपरली फिल नहीं होता। तो उन सारी कंडीशन की वजह से क्या होगा कि हार्ट के अंदर हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है, कार्डिक हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अगर प्रॉपर फीलिंग नहीं है, अल्टीमेटली हार्ट के अंदर रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा, वर्क फोर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है मायोकार्डियम के ऊपर, जिसकी वजह से मायोकार्डियम अपना साइज इंक्रीज करना शुरू कर देता है। And hypertrophy of the heart is defined as the increase in the size and weight of the myocardium, and generally results from increased pressure load. When increased volume, valvular incompetency results in hypertrophy with dilatation of affected chamber due to regurgitation of blood through the incompetent valve. अब देखें, एक नॉर्मली जो वॉल्व है, जैसे एक चैम्बर क्लोज होता है तो वॉल्व ओपन होता है और ब्लड आगे मूव हो जाता है। लेकिन रिगर्गिटेशन में क्या होता है कि पिछला कंट्रैक्ट हुआ, अगला को चाहिए था कि वो रिलैक्स हो, लेकिन वो रिलैक्स नहीं हुआ। हो सकता है ऐसी कंट्रैक्शन हो गई है, या हो सकता है जो वॉल्व जब उसने कंट्रैक्ट होना था तो वॉल्व ने बैक फ्लो को इनहिबिट करना था। हो सकता है वॉल्व कॉम्पिटेंट नहीं है, ये इनकॉम्पिटेंट वॉल्व है। तो जब नेक्स्ट चैम्बर कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड फ्लो बैक चैम्बर की तरफ मूव करेगा। जब बैक चैम्बर की तरफ मूव करेगा तो दैट मीन कि हम मायोकार्डियम के ऊपर वेट इंक्रीज कर रहे हैं, या ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर रहे हैं, या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं ड्यू टू वेल्वुलर इनकॉम्पिटेंसी। तो जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर लोड इंक्रीज होएगा तो वो डायलेट होना शुरू हो जाएगा, उसकी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी, और उसके रिजल्ट में कंपनसेटरी मैकेनिज्म अगेन एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं कि आगे ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड बैक फ्लो होना शुरू हो गया है, बैक फ्लो होएगा तो बैकवर्ड फेलियर होना शुरू हो जाएगा, और अगर कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाती हैं। अब जैसे ही कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, अगेन सोडियम और वाटर को रिटेन करके हार्ट के ऊपर अगेन प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। वो वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से हो सकता है, प्रेशर ओवरलोड की वजह से हो सकता है, तो दोनों मिलकर कार्डिक हाइपरट्रॉफी काज करवा रहे होती हैं। इधर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, बैकवर्ड फेलियर है, या सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक फेलियर है, कोई भी फेलियर है तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में कार्डिक हाइपरट्रॉफी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वी हैव आइडेंटिफाई 3 डिफरेंट फैक्टर्स, जिसमें मेनली हमने ये कहा था कि वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है, ये प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट द atria may also undergo compensatory changes due to increased workload, and basic factors that stimulate the hypertrophy of myocardial fibrils are not known. उसका हमें कुछ नहीं पता। ये बड़ी बुरी बात होती है जहाँ पे लिखा होता है ना अननोन, लेकिन मफरूज़े बनाए जा रहे होते हैं। ओके, वेल it appears that stretching of myocardial fibers in response to stress induce the cell to increase in the length. अब सेम मैंने रबड़ के एग्जांपल दिया, अगर आप उसको रिपीटेडली खींच के रखेंगे ना तो उनके अंदर जो नॉर्मली सेल्स हैं
उनकी लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब ये जब रिपीटेडली मायोकार्डियल फाइबर्स को आप डायलेट करके रखेंगे, ये स्ट्रेस में रखेंगे, तो उनके अंदर लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, डायलिटेशन होना शुरू हो जाती है। मायोकार्डियल फाइबर्स के अंदर डायलिटेशन होना शुरू हो जाती है। यू कैन से कि लेंथ ऑफ जो कंट्रैक्शन की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। और इलांगेटेड फाइबर रिसीव बेटर न्यूट्रिशन दस इंक्रीज इन द साइज। अब जितने ज़्यादा इलांगेट रहेंगे इसका मतलब है कि हाइपरट्रॉफी हो चुकी है। अब हाइपरट्रॉफी हुई है तो अल्टीमेटली उनको ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए होगा। एंड अदर फैक्टर्स विच मे स्टिमुलेट इंक्रीज इन द साइज ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स आर इनॉक्सिया, लाइक कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस है, उसको हाइपोक्सिया की कंडीशन होना शुरू हो गई है। कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस में ब्लॉकेज हो गई है, कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर ब्लॉकेज हो गई है। जब ब्लॉकेज होगी तो अल्टीमेटली हाइपोक्सिया की कंडीशन होना शुरू हो जाएगी और हाइपोक्सिया अनॉक्सिया को लीड कर रहा होता है। अब जैसे ही अनॉक्सिया होएगा तो वो क्या करेगा, जो फाइबर्स हैं या फिब्रस हैं उनकी लेंथ को इंक्रीज करवा देता है। जो अंदर बैंडिंग हुई होती है, उसमें बैंड बने होते हैं, उनकी लेंथ को बढ़ा देता है। अब जो फोर्सफुली उसने कंट्रैक्ट करना था नॉर्मली बैंड होने के रिजल्ट में, वो फोर्सफुली कंट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप बेटा एग्जैक्टली हाइपरट्रॉफी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के अंदर आता है। जो एलवीएच है हाइपरटेंशन में कंपनसेटरी मैकेनिज्म में आती है। हाँ ओके। एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स लाइक कैटेकोलामाइंस रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन और पिट्यूटरी कैटेकोलामाइंस क्या करते हैं, ये अगेन हार्ट के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया काज करवा रहे होते हैं, ताकि कार्डियक आउटपुट को किसी तरीके से मेंटेन किया जा सके, जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं या मेटाबॉलिक डिमांड्स हैं उसको फुलफिल किया जा सके। इसलिए कार्डियक हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। Causes hypertrophy with or without dilatation may involve predominantly the left or right heart failure or both। दोनों कंडीशन में हो सकता है। अब राइट साइडेड हार्ट फेलियर है या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, हो सकता है दोनों में हाइपरट्रॉफी हो, दोनों में डायलिटेशन हो सकती है या विदाउट डायलिटेशन हो सकती है। अब डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रल्स, अगर उनकी लेंथ या बैंड्स की लेंथ इंक्रीज हो गई है देन देयर इज ए डेफिनेटली डायलिटेशन। अगर लेंथ नहीं इंक्रीज हुई, मायोफिब्रल्स की लेंथ इंक्रीज नहीं हुई या बैंड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज नहीं हुई, तो डायलिटेशन नहीं होगी। जैसे ही बैंड की, जिस तरह एक मकनातीस है ना एक दूसरे को खींचता है, अगर उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, ये इलेक्ट्रिसिटी वो चार्ज पार्टिकल्स कम हो गए हैं, तो वो प्रॉपरली कंस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह रिपल्शन की एबिलिटी होती है मैग्नेटिस के अंदर, समटाइम्स थोड़ा रिपेल करते हैं, समटाइम्स ज़्यादा रिपेल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल्स। अब इसके अंदर भी क्या है कि जो बैंड्स हैं अगर वो इलांगेट हो गए हैं या फिब्रल्स इलांगेट हो गए हैं तो वो फोर्सफुली कंट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, डायलेट हो जाएंगे। अगर बैंड्स नॉर्मल हैं तो अल्टीमेटली डायलिटेशन नहीं होगी, लेकिन हाइपरट्रॉफी जरूर हो जाएगी, वो भी कंपनसेशन के तौर पे। Okay, well, left ventricle hypertrophy, the common causes are as under like systemic hypertension है। ये हमने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, मल्टीपल टाइम्स देखा है कि अगर ब्लड प्रेशर पेशेंट का इंक्रीज हुआ है, HTN का पेशेंट्स हैं, तो उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है, क्योंकि ब्लड जितना भी आता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल को फोर्सफुली इजेक्ट करना पड़ता है। अब जितना फोर्सफुली ब्लड इजेक्ट होता रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर, उतना प्रेशर डलता रहेगा, जितना प्रेशर डलता रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल अपना साइज इंक्रीज करता जाएगा, और हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है। HTN इंड्यूस्ड LVH हो रहा होता है। इसके अलावा एओर्टिक स्टीनोसिस और इनसफिशिएंसी हो सकती है, एओर्टा वॉल एओर्टिक स्टीनोसिस हो गई है, पीछे से लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट करता है लेकिन एओर्टा कंपनसेट ही नहीं कर रहा, एओर्टा के अंदर डायलिटेशन ही नहीं होती, एओर्टा स्टीनोसिस है, नर्विंग हो गई है, प्रॉपर डायलेट ही नहीं होता, तो इस वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके ऊपर प्रेशर डलता रहेगा, अगेन LVH होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मिट्रल वाल्व इनसफिशिएंसी हो सकती है, कॉर्टेशन ऑफ एओर्टा हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन डिजीज हो सकती है, कंजेनिटल नॉर्मलिटीज हो सकती हैं लाइक सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है या पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो सकता है। इसके अलावा कंडीशन विद इंक्रीज कार्डियक आउटपुट लाइक थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, एवी फिस्टुला हो सकता है। तो ये सारी ऐसी कंडीशन है जो LVH को लीड कर रही होती हैं। इसके अलावा राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है। अब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन की वजह से हो रही होती है, लेकिन हमने लेफ्ट जो डिस्कस किया है अब हमने ये देखा है सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है प्रॉब्लम,
सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन की वजह से है, पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हो रही होता है। तो यू कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। इसके अलावा अब ये देखिएगा राइट साइड में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक उसमें हमने डिस्कस किया था कि बाइस्पिड वाल्व प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस इनसफिशिएंसी हो सकती है, ट्राइकस्पिड इनसफिशिएंसी हो सकती है, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस इनसफिशिएंसी हो सकती है, क्रोनिक लंग डिजीज हो सकती है। अब ये रिलेटेड टू सारी चीजें लंग्स के अंदर अगर प्रॉब्लम आ गया क्योंकि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है। इसके अलावा न्यूमोकोनोसिस हो सकता है, पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज हो सकती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एंड फेलियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, देन अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी काज कर रही होती है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को इजेक्ट ही नहीं कर रहा। अगर इजेक्ट नहीं कर रहा तो बैक फ्लो की वजह से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। गॉट इट? ओके, दूसरा है कार्डियक डायलिटेशंस। पहले हमने डिस्कस किया है कार्डियक हाइपरट्रॉफी, दूसरी कंडीशन है कार्डियक डायलिटेशन। अब ये देखिएगा कि हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट इज अकम्पनीड बाय कार्डियक डायलिटेशन। कंडीशन दोनों हो सकती है कि हाइपरट्रॉफी भी है साथ में डायलिटेशन है या विदाउट डायलिटेशन है, लेकिन मोस्टली डायलिटेशन हो सकती है। स्ट्रेस लीडिंग टू accumulation of excessive volume of the blood in the chambers where the heart causes increased length of the myocardial fibril। ओके, ये बात पहले में भी आपको बता रहा था कि जब लेंथ ऑफ मायोकार्डियल फिब्रल इंक्रीज हो जाती है तो मीन देयर इज अ डायलिटेशन। अगर लेंथ इंक्रीज नहीं होएगी, बैंड नॉर्मल होएंगे तो कंट्रैक्शन नॉर्मल रहेगी। लेकिन जब मायोफिब्रस की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बैंड डायलेट हो जाते हैं, तो देयर विल बी ए कार्डिक डायलिटेशन, and hence cardiac dilatation as a compensatory mechanism occurs। ओके, काजेज क्या हो सकती हैं कार्डियक डायलिटेशंस की? सारा, आर यू हेयर? ये बेटा काजेज हैं। आपने पूछा था क्यों हो सकती हैं। देखिए, accumulation of excess volume of blood हमने पहले बात की है within the cardiac chambers from following causes may result in dilatation of respective ventricles or both। एक का हो सकता है, दोनों का हो सकता है। वेल्वुलर insufficiency है, mitral or aortic insufficiency in the left ventricle dilatations, ट्राइकस्पिड या पल्मोनरी इंसफिशिएंसी इन द राइट वेंट्रिकल डायलिटेशन है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग है, वीएसडी है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, कंडीशंस विद हाई कार्डियक आउटपुट लाइक थोरेटॉक्सिकोसिस है, एट्रियोवेनस शंटिंग है, मायोकार्डियल डिसीज है, कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो सकती है। ये सर्टेन काजेस हैं जो डायलिटेशन काज करवा रही होती हैं, मायोफिब्रल्स की जो लेंथ है उनको इलोंगेट कर देती हैं, एंड दैट्स ऑल। ओके, तो ये हार्ट फेलियर आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ना है इसको। आप कल क्लास है, कल नहीं है, परसों है, परसों 2 क्लासेस हैं हमारी। ओके, तो हम टेस्ट फ्राइडे को कर लेते हैं, राइट? और नेक्स्ट क्लास में हम कोई एक नया टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तो कोई क्वेश्चन, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, लेट मी नो जल्दी से। और हार्ट फेलियर एक दिन में अगर पढ़ लेते ना बोर्ड के ऊपर तो आप लोगों को मज़ा आ जाना था, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा समझाना मुश्किल लगा है। लेकिन अगर ये चीज़ें हमने बोर्ड पे पढ़ी होती ना कि हार्ट फेलियर होता कैसे है, फॉरवर्ड फेलियर क्या है, बैकवर्ड फेलियर क्या है, एक्यूट और क्रोनिक क्या है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी क्या है, कार्डियक डायलिटेशन क्या है। नो नो, फ्राइडे को हमने पहले जो टेस्ट असाइन किया हुआ है उसका होगा, इसका नहीं होगा। इंटरेस्टेड बोर्ड पे बहुत इंटरेस्टेड था और मैं ये हार्ट फेलियर कोई 4 से 5 लेक्चर में पढ़ाता हूँ। ओके, सो जाएं बेटा।
बेटा मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपको समझ आनी चाहिए। आप बहुत से लोगों को सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नहीं पता होता, लेकिन हमें जब बोर्ड के ऊपर ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन रिवाइज करते हैं तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अच्छा ये कंडीशन होएगी तो राइट फेलियर हो जाएगा, ये कंडीशन होएगी तो लेफ्ट फेलियर हो जाएगा, ये कंडीशन होएगी तो इसके अंदर ये मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएंगे, राइट साइडेड फेलियर होएगा तो ये मैनिफेस्टेशन होगी, लेफ्ट साइडेड फेलियर होएगा तो ये मैनिफेस्टेशन होएगी। तो वहाँ पे एक बिग या ब्रॉड डिफ्रेंशिएट करना ईजी हो जाता है। एनी हाउ, लेकिन जैसे ही आप लोग वापस आएंगे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम रिपीट कर लेंगे। लेकिन जिसको पता ही नहीं है टेस्ट किस चीज़ का है, कैसे लोग हैं आप? एग्जैक्टली समझ आ जाए तो वाकई मुश्किल नहीं रहता। डेफिनेटली बेटा, मैं आप लोगों से बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बोर्ड के ऊपर डिस्कस करूंगा। मुझे पता है आप लोगों को बहुत से टॉपिक्स की समझ नहीं आई, एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर कोर्स आउटलाइन। सारा बेटा मैं देखता हूँ, मैंने आप लोगों को सिर्फ ग्रुप म्यूट किया हुआ होता है, सिर्फ ओपन ही उस टाइम करता हूँ जब आप लोगों की क्लास लेनी होती है, और सब ग्रुप के साथ ऐसे ही है। अच्छा, नरजिस ने सहमति नहीं की किसी से पूछने की कि टेस्ट किसी चीज़ का है या नहीं है, और कल भी पूछा था। किससे पूछा था आपने? बताएं ज़रा, उससे पूछ लेते हैं कि उसने आपको क्यों नहीं बताया, उसकी जरूरत। ओके बेटा, कोऑर्डिनेट कर लिया करें एक दूसरे के साथ ना टेस्ट को। क्विज के बारे में कोई बात हो, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया करें प्लीज़, ठीक है? एटलीस्ट ग्रुप में मैसेज भी होगा, आप ग्रुप देख लिया करें। मैं तो म्यूट कर लेता हूँ, जैसे ही क्लास ख़त्म आपका ग्रुप म्यूट। हाँ ओके नफीसा, डोंट बी वरी। हाँ बेटा, नहीं है इसके बाद लेक्चर नहीं है, ये सेकंड लेक्चर हमारा फ्राइडे को होगा। हाँ, तला ने सबको बताया था कि टेस्ट है ट्यूसडे को, लेकिन आप लोगों ने बोदर नहीं किया होगा, ठीक है? अटेंडेंस बेटा हो गई है। वो लोग जो क्लास अटेंड कर रहे थे 32 स्टूडेंट्स थे, उनके अटेंडेंस में मार्क कर दी है, ठीक है? ओके, बी ब्लेस्ड। नेक्स्ट क्लास हमारी नहीं है, नेक्स्ट क्लास हमारी शिफ्ट हो गई है फ्राइडे को, तो इंशाल्लाह आई विल बी देयर ऑन फ्राइडे एट 11:30 AM टू 12:30 PM, जो कि हमने एक क्विज प्लान किया है। एंड सेकेंडली हमारी क्लास है थर्सडे को, आई थिंक यस, थर्सडे को 11:30 AM से लेके 1:30 PM तक। डेफिनेटली सना बेटा हो गई है आपकी। ओके, सी यू। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? और डेफिनेटली छुट्टी है अब, क्योंकि अब मेरी तो क्लास है नहीं, और बाकी किसी और की क्लास है तो वो देख सकते हैं आप। ओके, बाय बाय। कोविड वैक्सीन बेटा लगवा लेनी चाहिए, अगर नहीं लगवाएंगे तो बाद में आपको पैसे दे के लगवानी पड़ेगी। ओके, STL है तो यू कैन एंजॉय। लगवानी चाहिए। ये क्वेश्चन हज़ारों लोगों ने पूछा है मेरे से, लेकिन रिकमेंडेशन तो कुछ नहीं कहती। अगर लगवा लें तो आपकी मर्जी है, नहीं लगवाएं तो कोई बात नहीं, नहीं लगवाएंगे तो बाद में आपको लगवानी पड़ सकती है पैसे दे के, तो इसलिए आप लगवा सकते हैं।
ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय। बेटा सुनने में तो आया है कि इनफर्टिलिटी इसके साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन साथ में इनफर्टिलिटी वाला भी ट्रीटमेंट चलना शुरू हो जाता है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। अब मैं आपको कहूँ कि हाँ है या नहीं है, इसका मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इनफर्टिलिटी काज करती है, और इस बेस पे बहुत से लोगों ने मना किया कि फीमेल्स को नहीं लगवानी चाहिए। हाँ, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।